फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरबी। ये हमारी विजन आईएएस की पीटी 365 की सीरीज चल रही है। में हम पढ़ रहे हैं संस्कृति। क्लास में हम पढ़ रहे थे टॉपिक आईएनएस कौंडिन्य और टंकाई विधि। भारत की गौरवशाली समुद्री विरासत, व्यापार और वाणिज्य। मेसोपोटामिया है, उसमें हड़प्पाकालीन जो मोहर हैं उनकी खोज तथा लोथल 2400 ईसा पूर्व में जहाज हैं उनकी ड्राई ऑर्क और टेराकोटा की आकृतियों की खोज। सिंधुघाटी सभ्यता एवं मेसोपोटामिया है, इनके बीच समुद्री व्यापार संबंध है उनको दर्शाती है। ऋग्वेद है, इसमें व्यापार और धन की तलाश में समुद्र पार कर विदेश है उनमें जहाज ले जाने का उल्लेख मिलता है। चोल चेर पांड्य शासक हैं, इन्होंने रोमन साम्राज्य के साथ समृद्ध समुद्री व्यापारिक संबंध है वो स्थापित किए थे। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य गोवा बंदरगाह है उसका उपयोग करके ईरान एवं इराक है उससे घोड़ों का आयात करते हैं थे। कांजी मलाम एक गुजराती समुद्री व्यापारी और नाविक पायलट है। इसने 1498 में अफ्रीका के मालिंडी से भारत के कालीकट तट तक हिंद महासागर है वो पार करने में प्रसिद्ध रूप से पुर्तगाली जो खोजकर्ता है कौन, वास्को डी गामा, उनका मार्गदर्शन किया। इस यात्रा के माध्यम से यूरोप और जो भारत है इसके बीच पहला प्रत्यक्ष समुद्री मार्ग है वो स्थापित हुआ था। सांस्कृतिक प्रसार तो अशोक के पुत्र जो थे महेंद्र और पुत्री थी संघमित्रा, ये बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए पश्चिम बंगाल के ताम्रलिप्ति बंदरगाह से सिलोन तक समुद्री यात्रा पर गए थे। दक्षिण पूर्व एशिया है उसके देशों पर समुद्री विजय और उनके साथ उनके जो व्यापारिक संबंध हैं इनके कारण वहां तक भारतीय धर्म, स्थापत्य कला एवं भाषा जो है उनका प्रसार हुआ था। उदाहरण के लिए जो जावा है उसमें बोरोबुदुर मंदिर, कंबोडिया है वहां पे कौन सा मंदिर है, अंकोर वाट मंदिर आदि। नौसैनिक कौशल और समुद्री ज्ञान तो मगध साम्राज्य है उसकी नौसेना है उसको पांडुलिपियों में दर्ज विश्व की पहली नौसेना माना जाता है। और यह जो है चाणक्य के अर्थशास्त्र में नौसैनिक युद्ध है उसके विभाग का उल्लेख भी मिलता है। राजेंद्र चोल 1014 से 1044 इन्होंने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। इसके अलावा श्री विजय साम्राज्य शैलेंद्र राजवंश द्वारा शासित, इनके खिलाफ सफल नौसैनिक अभियान है उनका नेतृत्व किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, इन्होंने विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग जैसे जो तटीय किले हैं इनका निर्माण करवाया था। और नौसेना है इसकी ताकत को बढ़ाने के लिए 500 से अधिक जहाज उनके बेड़े का गठन किया था। चोल और चेर शासक है उनको समुद्री यात्राओं के लिए मानसूनी पवनें उनका ज्ञान था। समुद्री कूटनीति तो श्रीलंका के शासक है मेघवर्मन, इन्होंने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए समुद्रगुप्त जो हैं इनके पास एक दूत मंडल है वो भेजा था। शैलेंद्र शासक है, इन्होंने पाल शासकों के दरबार में दूत मंडल भेजा था और नालंदा में एक मठ बनाने की अनुमति मांगी थी। समुद्री विरासत को पुनर्जीवित करने के लिए अन्य सहकारी पहले कौन कौन सी है, तो है लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर, तो देश की ऐतिहासिक समुद्री विरासत है उसको प्रदर्शित करने के लिए है। प्रोजेक्ट मौसम तो समुद्री संपर्क है उनके माध्यम से जो हिंद महासागर है इसके देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध है इनका पता लगाने के लिए। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना सागरमाला कार्यक्रम तो वैश्विक समुद्री क्षेत्र है, इसमें भारत की श्रेष्ठता की स्थिति को पुनर्जीवित और बहाल करने के लिए। अजंता की अन्य प्रसिद्ध चित्रकारियां तो अलग अलग बोधिसत्व के चित्र जैसे वज्रपाणी इनकी है बुद्ध की शक्ति का प्रतीक है, मंजूश्री ये बुद्ध की बुद्धिमत्ता का प्रतीक है और पद्मपाणि है ये बुद्ध की करुणा का प्रतीक है। एक मरणासन राजकुमारी का चित्र है। चालुक्य राजा हैं, ये पुलकेशिन द्वितीय द्वारा फारसी राजदूत का स्वागत करने का चित्र है। शिवी जातक तो राजा शिवी हैं, इन्होंने कबूतर को बचाने के लिए अपने शरीर से मांस का टुकड़ा है वो अर्पित किया था। मात्र तोषक जातक हाथी द्वारा बचाया गया एक कृतज्ञ व्यक्ति उसके रहने के स्थान का खुलासा करता है, इसका चित्रण आदि दे रखे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रतीक और नाम अनुचित उपयोग है उसकी रोकथाम। अधिनियम 1950 है। एम्बलम एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950।
तो ये भी सुर्खियों में क्यों है? तो हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने प्रतीक और नाम अनुचित उपयोग की रोकथाम में अधिनियम 1950 है। इसके तहत एक स्वतंत्र सेनानी की विरासत का सम्मान करने के संबंध में दायर एक याचिका है वो खारिज कर दी है। प्रतीक अधिनियम एम्बलम एक्ट के बारे में जान लेते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इस अधिनियम का उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय ध्वज, राजकीय प्रतीक, राष्ट्रपति या राज्यपाल की मुहर, राष्ट्रीय व्यक्तियों जैसे महात्मा गांधी है इनके नाम या सचित्र प्रस्तुति है उसके अनुचित या व्यावसायिक उपयोग है उसको रोकना है। प्रतीक की परिभाषा देख लेते हैं। तो प्रतीक का अर्थ क्या है? ऐसा कोई भी प्रतीक, मुहर, ध्वज चिन्ह, कोट ऑफ आर्म्स, राज्य चिन्ह या चित्रात्मक प्रस्तुति जो इस अधिनियम में उल्लेखित हो। लागू होना, तो ये अधिनियम है ये पूरे भारत में लागू है। साथ ही ये भारत के बाहर रहने वाले जो भारत के नागरिक हैं ये उन पर भी लागू होता है। प्रतीक और नाम अनुचित प्रयोग निवारण अधिनियम 1950 के तहत संरक्षण क्या कौन से हैं वो यहाँ पे दे रखे हैं। तो राष्ट्रीय प्रतीक, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक में क्या क्या है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, भारत सरकार और राज्य हैं उनके नाम है, प्रतीक या मुहर है, अशोक चक्र, धर्म चक्र, नाम व छवि, पदक, बैज, सरकार द्वारा अलंकरण और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं जैसे महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के प्रधानमंत्री हैं। और शब्द गांधी, नेहरू व शिवाजी। महत्वपूर्ण संस्थान एवं इमारतें, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल हैं उनके नाम, प्रतीक या मुहर, संसद व राज्य विधानमंडल, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट्स, केंद्रीय राज्य सचिवालय कार्यालय, इन भवनों की चित्रमय प्रस्तुति। संगठन व मिशन, तो रामकृष्ण मठ और मिशन, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स, राष्ट्रीय युवा प्रतीक और ओरिविले, श्री सत्य साई, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC। अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन कौन से हैं? तो संयुक्त राष्ट्र UN, WHO, यूनेस्को, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन ICAO, इंटरपोल, फीफा U17 विश्व कप और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आगम। तो ये सुर्खियों में क्यों है? तो मंदिर में अर्चक पुरोहित नियुक्ति के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट है इन्होंने मद्रास हाई कोर्ट की समिति से तमिलनाडु में आगमिक और गैर आगमिक जो मंदिर है इनकी पहचान करने का अनुरोध किया है। आगम शास्त्रों के बारे में जान लेते हैं। तो आगम है ये उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ है जो अनुष्ठानों से संबंधित ज्ञान प्रदान करते हैं। इन्हें मंदिर प्रबंधन है इसके मार्गदर्शक ग्रंथ है इसके रूप में देखा जाता है। पूजा की विधियां, तो इनमें भगवान की मूर्ति की पूजा, तंत्र, अनुष्ठान, यंत्र, प्रतीकात्मक चित्र और मंत्र, ध्वनि प्रतीक है इसके माध्यम से की जाती है। ये ज्ञान, योग, ध्यान, क्रिया, अनुष्ठान और चर्या पूजा की विधियां हैं ये जैसे विषयों से संबंधित होते हैं। इनकी 3 प्रमुख शाखाएं हैं। कौन कौन सी हैं? वैष्णव, शैव और शाक्त। हालांकि ये वेद हैं उनकी सत्ता में विश्वास नहीं करते फिर भी इनका आध्यात्मिक स्वरूप है वो वैदिक भावना के अनुरूप होता है। प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो ईश्वर संहिता है, नारद पांचरात्र है, स्पंद प्रदीपिका है और महानिर्वाण तंत्र आदि। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैलाश मानसरोवर। तो इस सुर्खियों में क्यों है? तो भारत और चीन 2019 से प्रतिबंधित कैलाश मानसरोवर यात्रा है उसको फिर से शुरू करने की दिशा में काम कर रहे हैं। अन्य संबंधित तथ्य क्या क्या हैं? तो ये कोविड-19 महामारी है और LAC गतिरोध है। इसके बाद फिर से शुरू होने वाला पहला भारत चीन जन दर जन विनिमय है। यह यात्रा 2 मार्गों से होती है, एक लिपुलेख दर्रा जो कि उत्तराखंड में है और दूसरा नाथुला दर्रा जो कि सिक्किम में है। कैलाश मानसरोवर के बारे में, तो इसमें कैलाश पर्वतमाला उसकी सबसे ऊंची चोटी और मानसरोवर झील दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील ये शामिल हैं। यह तीर्थ यात्रा तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र है इसमें स्थित जो पश्चिमी हिमालय पर्वत श्रृंखला है इसमें संपन्न होती है। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व की बात करें तो यह यात्रा जो है ये हिंदू, जैन एवं बौद्ध धर्म के लोग हैं उनके लिए बहुत पवित्र मानी जाती है। नेक्स्ट है सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी। तो ये सुर्खियों में क्यों है? तो 12 जून को सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी SIS की स्थापना की 120वीं वर्षगांठ मनाई गई है। सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी के बारे में, इंडिया सोसाइटी के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? इसे 1905 में पुणे महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। संस्थापक कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, GK देवधर, AB पटवर्धन
और एनी द्रविड़, ये सब इसके कौन थे? महात्मा गांधी गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गांधी जी भी इसके सदस्य थे। मिशन की बात करें तो युवा भारतीय हैं, उनको निस्वार्थ और समर्पित लोक सेवक बनकर राष्ट्र की सेवा करने के लिए प्रशिक्षित करना। उद्देश्य की बात करें तो शिक्षा को बढ़ावा देना, समाज सेवा है उसको प्रोत्साहित करना, नागरिक जुड़ाव को बढ़ावा देना। प्रकृति की बात करें तो यह संगठन गैर राजनीतिक और गैर सांप्रदायिक था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चोरी हो चुकी सांस्कृतिक वस्तुओं का आभासी संग्रहालय। तो ये भी सुर्खियों में क्यों है? तो जो यूनेस्को इसने चोरी हो चुकी सांस्कृतिक वस्तु हैं, इनका विश्व का पहला आभासी संग्रहालय ये लॉन्च किया है। इसे मॉन्डाइकल्ट 2025 के दौरान लॉन्च किया गया है। मॉन्डाइकल्ट सांस्कृतिक नीतियों पर विश्व का सबसे बड़ा सम्मेलन है। चोरी हो चुकी सांस्कृतिक वस्तुएं, इनके आभासी संग्रहालय के बारे में तो ये जान लेते हैं। यह एक वैश्विक डिजिटल मंच है जो सांस्कृतिक विरासत की अवैध तस्करी है उसको उजागर करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। इसमें शामिल उल्लेखनीय भारतीय कलाकृतियां कौन कौन सी हैं? तो वो है महादेवी मंदिर, ये कहाँ पर है? पाली, छत्तीसगढ़ में। इससे 9वीं शताब्दी की 2 बलुआ पत्थर की मूर्तियां कौन कौन सी? एक नटराज है जो भगवान शिव की तांडव नृत्य वाली प्रतिमा है, और दूसरी है ब्रह्मा, ये ललितासन है, इसमें विराजमान ज्ञान और सृजन का प्रतिनिधित्व करती एक प्रतिमा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शारदा लिपि। तो ये सुर्खियों में क्यों है? तो पहली बार जो शारदा लिपि है इस पर आधारित प्रदर्शनी चिनार पुस्तक महोत्सव है, इसके दौरान आयोजित की गई है। इस लिपि की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी कश्मीर में। इसका इस्तेमाल पारंपरिक रूप से कश्मीरी जो पंडित हैं इनके द्वारा किया जाता था। शारदा लिपि के बारे में जान लेते हैं। तो शारदा लिपि है ये ब्राह्मी परिवार है, इसकी लिपियों पर आधारित एक कौन सी प्रणाली है? तो लेखन प्रणाली है। ये संस्कृत लिखने के लिए उपयोग की जाने वाली एक प्रमुख लिपि थी। इसका प्रसार कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और कहाँ हुआ है? पंजाब में हुआ है। अफगानिस्तान में शारदा लिपि, तो गणेश की मूर्ति गॉडेस, इस पर उमा महेश्वर की मूर्ति है काबुल के पास है, इस पर इसकी लिपि है। यह लिपि 8वीं और 9वीं शताब्दी ईस्वी के बीच शारदा पीठ मंदिर परिसर जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में स्थित है इसके आसपास विकसित हुई थी। हालांकि ये आज केवल कुछ ही पांडुलिपियां इसकी जीवित बची हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक परिशिष्ट। तो इसमें फर्स्ट दे रखा है भारत में यूनेस्को है इसके विश्व धरोहर स्थल। तो इसमें कितने हैं? कुल 44 स्थल हैं विश्व धरोहर में। कौन कौन से हैं? कुतुब मीनार और इसके स्मारक, लाल किला परिसर, हुमायूं का मकबरा है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क संरक्षण क्षेत्र, कालका शिमला रेलवे, नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, आगरा का किला है, फतेहपुर सीकरी है, ताजमहल है आगरा का, नालंदा में नालंदा महाविहार है उसका पुरातात्विक स्थल बिहार, महाबोधि मंदिर परिसर बोधगया बिहार का, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ली कार्बूजी है इसके स्थापत्य कार्य चंडीगढ़, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जंतर मंतर जयपुर शहर और राजस्थान के पहाड़ी किले, जैसलमेर किला, चित्तौड़ किला, कुंभलगढ़ किला, गांगरोन किला है, रणथंभौर किला है, आमेर का किला है, धौलावीरा स्थल हड़प्पा स्थल है, रानी की वाव है, रानी का सीढ़ीदार कुआं पाटन, और ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद, और चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्यजीव अभयारण्य, सूर्य मंदिर कोणार्क, काकतीय रुद्रेश्वर रामपा मंदिर तेलंगाना, सुंदरवन नेशनल पार्क, शांति निकेतन, दार्जिलिंग पर्वतीय रेलवे है। फिर है खजुराहो समूह के स्मारक, सांची का बौद्ध स्मारक, भीमबेटका के शैलाश्रय, पश्चिमी घाट, महाबलीपुरम इसमें स्मारक समूह, महान प्राणबान चोल मंदिर, नीलगिरी पर्वतीय रेलवे, गोवा के चर्च और मठ,